हैं, मतलब हिंदी एंड संस्कृत मिक्स है संधि का पार्ट, विसर्ग संधि। तो लास्ट लेक्चर में हम देखा था व्यंजन संधि। तो विसर्ग संधि में जो थोड़ा सा डिफरेंस है ना, तो मैं अभी साथ में बताने वाली हूँ। ये एक ही रूल है जो हिंदी में सेम है और संस्कृत में इसके दो पार्ट किए कि स्वर आता है तो अलग रूल होता है और व्यंजन आता है तो अलग होता है थोड़ा सा। तो जरा समझ लेना, मैं बोलती हूँ, पहला हिंदी के लिए बोलती हूँ कि अगर विसर्ग का ओ हो जाता है, कब हो जाए विसर्ग का ओ? जब विसर्ग के पहले अ स्वर और आगे अ अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, मतलब क ख ग अगर हम लिखेंगे इधर लिखते क ख ग घ ङ, ओके, मतलब तीसरा चौथा पांचवा मतलब ये तीन, या फिर य ल व ह म ह, मतलब ये सब ह्रस्व वर्ण आ जाते हैं तो जो विसर्ग होता है वो ओ में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, मतलब यदि विसर्ग के पहले अ स्वर हो, इधर अ स्वर होना चाहिए और बाद में सामने तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आना चाहिए, या फिर ह्रस्व वर्ण य ल ल व ह ये आना चाहिए, तभी जो विसर्ग होता है ये वो ओ में कन्वर्ट हो जाता है। अभी ये जो रूल्स है हम इधर देखेंगे कि विसर्ग से पहले अ है, मतलब हलंत न प्लस अ है विसर्ग से पहले, और इधर बल ब कब आता है? प फ ब भ म, मतलब प वर्ग का तीसरा वर्ण है ब। रूल्स हो रहे फॉलो सब। तो जो विसर्ग है वो ओ में कन्वर्ट होगा। तो आंसर क्या बनेगा? मतलब इन दोनों को ज्वाइन करती हूँ, मन प्लस ओ प्लस बल, न प्लस ओ नो, मनो बल, मतलब मिल जाता है इन दोनों को मिला के मनोबल। ये संस्कृत में है। संस्कृत का रूल है अगर विसर्ग के सामने अगर स्वर आएगा, अगर विसर्ग के सामने स्वर आता है तो विसर्ग है वो ओ में कन्वर्ट हो जाता है और जो अ है वो इस एस में कन्वर्ट हो जाता है। ये संस्कृत का रूल है विसर्ग संधि के बारे में, कब वो ओ में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर विसर्ग के सामने इधर स्वर होगा तो वो ओ में कन्वर्ट होगा, जो सामने का अ होता है उधर अ ही रहता है हमेशा, वो अ एस में कन्वर्ट होता है इस तरह से। तो जो इधर क्या बचेंगे? राम प्लस ओ प्लस इधर का बचा हुआ पार्ट, तो हम इन तीनों को मिला देंगे तो बनेगा रामोत्र। यही डिफरेंस है कि अगर विसर्ग के पहले स्वर आएगा तो विसर्ग ओ में कन्वर्ट होगा, और जो सामने का जो स्वर होगा, स्वर मतलब कोई भी की होगा या फिर नहीं, सॉरी इधर अ ही आता है, माय मिस्टेक, इधर अ ही होता है और सामने जब अ होता है वो अ एस में कन्वर्ट होता है। जैसे कि और एक एग्जांपल है सह प्लस अपि, विसर्ग के सामने स मतलब अ है तो विसर्ग का ओ होगा, मैंने मिक्स कर दिया स प्लस ओ सो, और जो अ है वो एस में कन्वर्ट होगा और जो बचा हुआ पी इधर लिखेंगे तो आंसर मिलता है सोपी। ये संस्कृत में। वैसे और एक है, इसका ही पार्ट है कि अगर विसर्ग के व्यंजन आया तो अगर विसर्ग के आगे दिखना चाहिए था आगे, अगर विसर्ग के आगे व्यंजन आया तो विसर्ग का ओ बन जाता है। ठीक है, मतलब इधर क्या है? विसर्ग है और के सामने जो आया वो व्यंजन है, स्वर तो है ही नहीं, व्यंजन है, तो जो विसर्ग है वो डायरेक्टली ओ में कन्वर्ट होगा, मतलब राम प्लस ओ प्लस गच्छति, और गच्छति है वो क्रियापद है तो उसके साथ मिक्स नहीं होगा, हम ऐसे लिखेंगे रामो गच्छति। ओके, एक क्रियापद इसके लिए वो सबके साथ मिक्स नहीं हुआ। फिर है भक्तः धन्य, तो इसका क्या लिखेंगे? जब विसर्ग के सामने पहले अ है तो विसर्ग का तो ओ होना ही है कि सामने व्यंजन भी आया, विसर्ग का ओ होगा तो क्या लिखेंगे? भक्त, मतलब त प्लस ओ तो भक्तो धन्य। मतलब विसर्ग संधि में जो एक रूल्स है ना, जो थोड़ा संस्कृत में अलग है और थोड़ा हिंदी में अलग है। हिंदी में तो डायरेक्टली उसको सिर्फ ओ बना देते हैं और मिक्स कर देते हैं, वैसा संस्कृत में नहीं होता। अगर सामने स्वर आ जाता है तो विसर्ग का ओ हो जाता है और जो अ होता है और जो सामने आ जाता है वो एस में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर व्यंजन आता है तो सिर्फ इसका ओ होता है और व्यंजन एस जैसे हम बाजू में लिखते हैं। ये तो थोड़ा सा जो डिफरेंस था
विसर्ग संधि का हिंदी और संस्कृत में बस इतना ही है, बाकी जो सेम है विसर्ग संधि वो हिंदी और संस्कृत में सेम फॉलो होती है। तो सेकेंड रूल है विसर्ग का र होना, मतलब विसर्ग जो होता है वो कब र में कन्वर्ट होता है। तो यदि विसर्ग के पहले मतलब विसर्ग के पहले अ से भिन्न स्वर आए और विसर्ग के बाद स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर य ल व ह ये सब अगर आ जाते हैं तो जो विसर्ग है वो र में कन्वर्ट होता है। मतलब अगर विसर्ग से पहले अ से भिन्न स्वर आना चाहिए एंड उसके बाद कोई भी स्वर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर य ल व ह सब। जो हमने फर्स्ट रूल देखा था कि विसर्ग का ओ कब होता है, तो विसर्ग के पहले अ आना चाहिए, मतलब स्वर आना चाहिए अ या फिर या आ, तभी विसर्ग का ओ होता है। और अभी लिखा है कि अ से भिन्न स्वर आना चाहिए, तब इधर र होता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, तो थोड़ा दिमाग में रखना कि अगर इधर अ या फिर आ आता है विसर्ग से पहले तो ओ होता है, और अगर विसर्ग से पहले अ से भिन्न स्वर आता है तो वो र में कन्वर्ट होता है। बाकी जो दो रूल है वो सेम लगेंगे अगर आप पढ़ोगे। अगर मैंने मतलब अभी आपने पढ़ा ध्यान से और बुक में कॉपी किया है तो उसके बाद आप कंफ्यूज हो जाओगे कि फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल थोड़ा सेम है, पर ध्यान से पढ़ोगे तो पता चलता है कि विसर्ग से पहले जब अ से भिन्न स्वर आता है तो वो विसर्ग र में कन्वर्ट होता है, और अगर विसर्ग से पहले अ आ आया तो वो ओ में कन्वर्ट होता है, जो फर्स्ट रूल हमने पढ़ा था। तो सेकंड रूल की बात करते हैं। विसर्ग से पहले अ से भिन्न स्वर, इसमें क्या है ई है, मतलब अ से भिन्न स्वर है, रस्व है और सामने स्वर है, तो जो विसर्ग है वो र में कन्वर्ट होगा। मतलब क्या, नी प्लस र प्लस आहार, र प्लस आ रा, निराहार, इतना सा इजी है। फिर है दू प्लस जल, ओके। इधर अ से भिन्न स्वर है, उ है, वो भी रस्व उ है, मतलब अ से भिन्न स्वर है और सामने किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। ज किसमें आता है, च छ ज, च के वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो ये तीसरा वर्ण है, अपने जो रूल्स है उसमें बैठ जाता है, फिल होता है। तो फिर जो विसर्ग है वो कन्वर्ट किस में होगा, र में, ओके। तो हम इधर लिखेंगे दू प्लस र प्लस जन। और मैंने कल स्वर संधि पढ़ा, उसमें मैंने बोला था जब ये र किसी को ज्वाइन नहीं होता है और कभी भी शब्द के पहले आता है तो वो ऊपर जाता है, मतलब ऐसे जाता है, दूर जन। और जब इसके बाद में आया होता अगर, मतलब अगर ज के बाद र होता, ज प्लस र, तो फिर वो ऐसे लिखते हैं ज्र, इसलिए ऊपर गया। जब पहले आता है तो ऊपर जाता है, बाद में आता है तो उसके पैर के नीचे आता है, ओके। फिर तीसरा नियम है विसर्ग का श होना। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर और बाद में च छ या श, इसमें बेसिकली बताया है कि अगर विसर्ग से पहले स्वर आना चाहिए, फिर वो कोई भी स्वर हो चलेगा, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ, कोई भी स्वर चलेगा। फिर बाद में क्या चाहिए, सिर्फ ये तीन चाहिए, च छ या श। ये जब तीन आएंगे तभी जो विसर्ग है वो श में कन्वर्ट होगा, ओके। अभी रूल्स देखते हैं, देखिए तो अभी एग्जांपल देखते हैं। विसर्ग से पहले स्वर है, ई है, रस्वई, रस्वई मतलब पहली, और सामने च भी है, मतलब दोनों फिर जो रूल है वो सेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस विसर्ग को उस श में कन्वर्ट करेंगे, और पहली वाली नी प्लस चल, तो अपना जो मतलब जो शब्द वो बना निश्चल। अभी डाउट भी आया होगा कि मैंने जो श है वो ऐसे हलंत क्यों लिखा, क्योंकि इधर भी हलंत है और जब वो च इसको ज्वाइन करते तो ऐसे लिखते हैं हलंत में, अगर पूरा होता तो इधर फिर दांडी भी निकालते वो। फिर है दू प्लस चरित्र, इधर भी विसर्ग से पहले स्वर है, रस्व उकार है, पहला उकार मतलब रस्व उकार, और सामने च है, मतलब दोनों कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहे हैं उस रूल्स के। तो फिर जो विसर्ग है वो श में कन्वर्ट होगा, मतलब दू प्लस श प्लस चरित्र। जब हम तीनों को मिलाएंगे तो मिलेगा दुष्चरित्र।
तो चौथा रूल है कि विसर्ग का स होना, और विसर्ग का स कब होता है? यदि विसर्ग के बाद, मतलब विसर्ग के बाद इधर सामने अगर क या स हो, इन दोनों में से कोई भी हो, तो जो विसर्ग है वो कन्वर्ट होता है स में। सिंपल रूल है, अगर विसर्ग के बाद सामने इन दोनों में से कोई भी आएगा तो विसर्ग स में कन्वर्ट होगा। तो देखते हैं इधर नमः के बाद विसर्ग है और सामने त है, तो जो विसर्ग है वो हलंत स में कन्वर्ट होगा, हम रिप्लेस कर देंगे उसे और बाकी के एज इट इज लिखेंगे। अभी हलंत स है, त का जॉइंट होगा तो हम कैसे बनेगा? नमस्ते। मतलब अगर विसर्ग के सामने त या स हो तो जो विसर्ग है वो स में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले वाला नम, विसर्ग का स और इधर का ते, तो स जब इसको ज्वाइन होगा तो क्या लिखेंगे? स्ते, और पहले का नम एज इट इज इसको ज्वाइन कर देंगे तो आंसर मिलेगा नमस्ते। वैसे है दू प्लस साहस। ओके, इधर भी है, इधर विसर्ग है और सामने कौन है? स है। त या स दोनों में से कोई भी चाहिए, तो विसर्ग को रिप्लेस किससे करेंगे? स से। प्लस दू प्लस साहस, तो स हलंत है, इसको ज्वाइन करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? दुस्साहस। हलंत स था तो ज्वाइन कर दिया सा से, और जो पहले वाला दूध था वो एज इट इज, बाकी के जो बचे थे वो भी एज इट इज हमने लिख दिए। मतलब कि अगर विसर्ग के बाद, पहले तो कोई देखना ही नहीं, विसर्ग के पहले क्या है उसको तो भूल जाओ, और विसर्ग के बाद सिर्फ दिखना है कि विसर्ग के सामने जो है अक्षर उसमें त है या फिर स है, जो पहला ही होगा उस शब्द का पहला वर्ण त या फिर स होना चाहिए। उन दोनों में से कोई भी होगा तो विसर्ग को हम स में कन्वर्ट कर देंगे, तभी विसर्ग का स हो जाएगा। वो था फोर्थ रूल। फिफ्थ रूल है विसर्ग का श होना। अभी विसर्ग का श कब होता है? जब विसर्ग के पूर्व, मतलब पहले ये दोनों स्वर हो, ई मतलब रस्व ई या फिर रस्व उ, वही स्वर होना चाहिए। अब ये दोनों रूल, मतलब ये दोनों स्वर होंगे, और सामने अगर विसर्ग के बाद में सामने क ख ट ठ प फ, ये 6 अक्षर होंगे, तभी जो विसर्ग है वो श में कन्वर्ट होगा। विसर्ग के पहले रस्व उ या फिर रस्व ई होनी चाहिए, और विसर्ग के बाद क ख ट ठ प फ, लिखा है क ख ट ठ प फ, ये 6 होने चाहिए वर्ण, तभी जो विसर्ग होता है वो श में कन्वर्ट होता है। ओके, अब हम देखेंगे कि विसर्ग की पहले इधर ई है, न प्लस ई, न प्लस रस्व ई तो नी बनता है, मतलब इधर ई है, तो जो विसर्ग है और सामने भी क है, इधर है क, तो विसर्ग श में कन्वर्ट होगा, न प्लस श प्लस कलंक। ओके, तो आंसर कैसे लिखेंगे? निष्कलंक। जैसे नी एज इट इज, श इसको ज्वाइंट होगा और बचा हुआ लिख देंगे, तो आंसर है निष्कलंक। वैसे इधर भी चतु प्लस पादम म्हणजे 4 रस्ते, चतु म्हणजे 4, पादम म्हणजे रस्ता। इधर रस्व उकार है, मतलब ए वाला उ है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सामने प है, मतलब दूसरी वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दोनों भी है, तो क्या होगा? ये जो विसर्ग जो है वो श में कन्वर्ट होगा, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे श, और इधर का पाद और इधर का चतु। अभी दोनों को ज्वाइन करने, तीनों को, ये हलंत है तो प को ज्वाइन होगा, चतुष्पाद नहीं 4 रस्ते, 4 रस्ते चतुष्पाद। तो विसर्ग संधि का लास्ट रूल है कि विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, मतलब जो लिखा होगा उसको एज इट इज कॉपी करना होता है, और ऐसे पूछते पे नहीं है ज्यादा। फिर भी विसर्ग के बाद, विसर्ग के पहले कोई भी हो जाए दो, देखना ही नहीं विसर्ग के पहले क्या है, सिर्फ देखना कि विसर्ग के बाद क्या है। अगर विसर्ग के बाद क ख या फिर प फ, बहुत इजी, इन चारों में से कोई भी होगा, क ख या फिर प फ विसर्ग के बाद, तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो लिखते कैसे हैं? सेम टू सेम कॉपी कर देगा, रजह कन, इधर क्या आएगा? पयः पान। क्यों? इधर विसर्ग के बाद में क था, इधर विसर्ग के बाद में प था, और जब क ख प फ इन चारों में से कोई भी आता है विसर्ग के बाद, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, हम उसको एज इट इज कॉपी कर देंगे, रजह कन पयः पान। ये सबसे इजीएस्ट विसर्ग संधि थी, जो बहुत मतलब इजी है ध्यान रखने के लिए भी।
और अभी इस संधि के साथ साथ हमारा जो पूरा संधि का टॉपिक था, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीनों संधि पूरी कंप्लीट हो जाती है। और ये जो संधि है तो सेम है, तो हिंदी के बच्चे भी देखें, संस्कृत के बच्चे भी देखें और फिर देखें ना, प्लीज बुक में नोट कर देना किधर, तो जैसे तुमको समझ में आता है या फिर जैसे मैंने लिखा है वैसे किधर तो नोट कर दो, बिकॉज बाद में फिर से सब सिर के ऊपर से जाएगा, तो कभी हम मिलेंगे और अगर चालू कर दे मतलब रिवीजन, तो फिर ऐसे क्या बक कर दें, इसलिए थोड़ा सा नोट करके बाजू में रख दो। अगर तुमको किसी भी संधि में डाउट है, स्वर संधि हो या फिर व्यंजन संधि हो या फिर विसर्ग संधि हो, किसी भी संधि में डाउट होगा तो तुम मुझको डाउट पूछ लेना, हम उसको सॉल्व कर देंगे बैठ के फिर।